हर जगह पर आपका नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना जरा हिम्मत से करना मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल नवोदयन जगदीश पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रांसीसी क्रांति जो कक्षा 9वीं का इतिहास का पहला पाठ है वो पढ़ने जा रहे हैं। परिष्का में मुख्य रूप से क्या क्या पूछा जाता है अपन उन्हीं प्रश्नों के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रांति किसे कहते हैं। क्रांति शब्द का अर्थ क्या है? क्रांति का अर्थ है अभूतपूर्व परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। आमतौर पर क्रांति का अर्थ ये समझा जाता है कि कोई विद्रोह हुआ होगा, लेकिन क्रांति शब्द का अर्थ ये है अभूतपूर्व परिवर्तन, यानी वो विद्रोह भी हो सकता है या उद्योगों के क्षेत्र में भी हो सकता है, यानी ऐसा एक परिवर्तन जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। और अपन पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति, तो पहले मानचित्र के माध्यम से ये देख लें कि फ्रांस की स्थिति कहाँ और किस प्रकार है। तो यहाँ आप देख लीजिए, यूरोप के मानचित्र में इस जगह पर फ्रांस भूमध्य सागर के ऊपर की तरफ, इटली के ऊपर की तरफ फ्रांस स्थित है। वर्तमान में फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसके प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रो है। अपन पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति, तो क्रांति के समय फ्रांस की क्या स्थिति थी उसको भी जान लेते हैं। पहले फ्रांस में शासन की राजतंत्रीय व्यवस्था थी, यानी कि राजाओं का शासन था। तो भाई राजा कौन था? फ्रांस का तत्कालिक राजा था लुई 16वां। क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? राजा था लुई 16वां। और रानी थी मैरी एंतोइनेट। लुई 16वां की रानी कौन थी? मैरी एंतोइनेट। और राजा का निवास स्थान, उस स्थान का नाम क्या था? बास्तील का किला, यानी राजा बास्तील के किले में रहता था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? क्रांति हुई थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब आता है लिवरे। लिवरे उस समय फ्रांस की मुद्रा थी। इसके अलावा मार्सिले, ये शब्दावली आप लोगों को ध्यान में रखनी है क्योंकि ये एक नंबर के प्रश्न में पूछी जाती है। लिवरे फ्रांस की मुद्रा थी। और मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान था जो आज भी है। जिस तरह भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, उसी प्रकार फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्सिले। अब देखो, देवीय राजत्व का सिद्धांत, क्या चीज आई है? देवीय राजत्व का सिद्धांत। तो अपन समझेंगे कि देवीय राजत्व का सिद्धांत किसे कहते हैं। इसका अर्थ है कि राजा को भगवान के दूत के रूप में स्वीकार करके आदेशों का पालन करना, यानी जनता यह मानेगी कि हमारे ऊपर जो राजा शासन कर रहा है वो भगवान ने भेजा है और भगवान का आदेश मानकर ही उसके आदेशों की पालना करनी होगी। अगली शब्दावली है गिलोटिन। गिलोटिन फांसी पर चढ़ाने की मशीन थी। गिलोटिन क्या थी? फांसी पर चढ़ाने की मशीन थी, यानी राजा को न्याय करते हुए अगर किसी को फांसी पर चढ़ाना है तो गिलोटिन नामक मशीन पर बिठाकर उसकी गर्दन काट दी जाती थी। अब अपन जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को आप सबको ध्यान से देखना है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को स्पष्ट करें। तो इनमें सबसे पहला कारण है निरंकुश राजतंत्र। क्या है? निरंकुश राजतंत्र। इसकी आप व्याख्या इस प्रकार करोगे कि राजा जो था वो निरंकुश हो गया था, हमेशा वंशानुगत था, जनता से बेखबर था, यानी जनता से राजा और रानी को, शासकों को कोई लेना देना नहीं था। ये केवल फ्रांस में ही नहीं अपितु पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में जहां राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी वहां यही सिस्टम चलता आ रहा था। आपको एक उदाहरण के जरिए मैं समझाऊं कि जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, जब लोग प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर आ रहे थे, रोटी रोटी के नारे लगा रहे थे, तब लुई 16वां की जो रानी थी मैरी एंतोइनेट, वो राजा से कहती है कि ये लोग रोटी रोटी क्यों चिल्ला रहे हैं। तो राजा उनको कहता है कि इन लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, ये भूख मर रहे हैं, इसलिए ये रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं। तो रानी कहती है कि अगर इनको रोटी नहीं मिल रही है तो ये ब्रेड क्यों नहीं खा लेते। इस बात से अपन को पता चलता है कि राजा और रानी मतलब लोगों से इतना बेखबर हो गए थे कि उनको ये भी नहीं पता कि जब वो रोटी ही नहीं खा सकते तो ब्रेड कहाँ से लाएंगे। तो पहला क्रांति के कारणों में पहला पॉइंट कौन सा है? निरंकुश राजतंत्र। अगला बिंदु है सामाजिक असमानता, यानी फ्रांसीसी समाज में किस तरह से असमानता फैली हुई थी। तो हम जान लें कि समाज की स्थिति क्या थी। फ्रांसीसी समाज उस समय मुख्य रूप से 3 वर्गों में बंटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट्स और तृतीय एस्टेट्स। यानी प्रथम एस्टेट्स में पादरी लोग थे। पादरी क्या होते हैं? जिस तरह से मंदिरों में पुजारी होते हैं उसी प्रकार ईसाइयों के जो चर्च होते हैं उनमें पादरी बैठते हैं। दूसरा सेकंड स्टेट्स में कुलीन लोग थे। कुलीन लोग यानी राज परिवार, राजा के सगे संबंधी और उसके जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो कुलीन वर्ग में आते थे। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, इन दोनों वर्गों को मिलाकर 10% जनसंख्या थी, लेकिन इन लोगों के पास देश के 90% संसाधन थे। यानी महज 10% लोग ही देश के 90% संसाधनों को यूज कर रहे थे।
दूसरी तरफ जो तीसरा स्टेट है इसमें 90% लोग थे, जिसमें आम जनता थी, जिसमें मजदूर, किसान, बाकी जो मध्यम वर्गीय जितने भी परिवार थे ये इस वर्ग में आते थे। इन लोगों की 90% जनसंख्या के लिए मात्र 10% संसाधन ही उपलब्ध हो रहे थे, यानी कि संसाधनों का असमान बंटवारा था। ये जो बिंदु अपन देख रहे हैं सामाजिक असमानता, इसकी व्याख्या आप इस प्रकार करोगे कि 3 वर्गों में इस तरह से असमानता थी, संसाधनों का असमान बंटवारा था। इसके अलावा आपको ये चीज भी लिखनी है, और कई बार ये बिंदु 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है कि टाइड क्या है अथवा टाइल क्या है। टाइड क्या है? चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर है, यानी जो प्रथम वर्ग के पादरी लोग हैं ये इन तीसरे वर्ग के लोगों से टाइड नाम का धार्मिक कर लेते थे। इसके अलावा टाइल ये एक प्रत्यक्ष कर है जो राजा द्वारा सीधा लिया जाता था। ये कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा अगला जो बिंदु है वो है आर्थिक संकट, यानी आर्थिक संकट भी किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। लगातार युद्ध हो रहे थे। फ्रांस क्रांति से पहले लगातार आस पड़ोस के देशों से युद्ध लड़ रहा था, जिनमें जर्मनी, रूस, इटली, सिसिली इत्यादि शामिल थे। तो लगातार युद्ध के कारण देश के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा राजा रानी और राज परिवार के लोग बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करते थे, यानी फालतू के खर्चे बहुत ज्यादा करते थे। अपने निजी कार्यों के लिए राज खजाने से पैसे यूज करते थे, जिससे कि फ्रांस का जो राज खजाना था, राजकोषीय खजाना था, वो बिल्कुल खाली हो गया। जब राजकोषीय खजाना खाली हो गया तो उन लोगों ने ऋण लेना शुरू कर दिया, आसपास के देशों से ऋण लेना शुरू कर दिया, जिससे कि फ्रांस पूरी तरह से ऋण तले दब गया था। इस प्रकार आर्थिक संकट फ्रांस पर मंडरा रहा था। अगला बिंदु है दार्शनिकों द्वारा प्रोत्साहन, यानी फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब कौन कौन से दार्शनिक थे वो भी अपन जानेंगे, जिनमें 3 प्रमुख नाम आते हैं। सबसे पहले हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। कई बार पूछा जाता है 1 नंबर का प्रश्न कि इनमें से कौन सी पुस्तक मॉन्टेस्क्यू की है, या ये पूछ लिया जाता है द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है। तो मॉन्टेस्क्यू एक दार्शनिक थे, यानी विचारक थे। ये लोगों को प्रोत्साहित करते थे अपनी बुक के द्वारा कि आपको इस तरह से दबे कुचले नहीं रहना है, विद्रोह करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसके अलावा दूसरे दार्शनिक थे वोल्टेयर। कौन थे? वोल्टेयर। वोल्टेयर की पुस्तक थी लेटर्स ऑफ द इंग्लिश। इनके अलावा थे रूसो की पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और चौथे थे जॉन लॉक। जॉन लॉक की पुस्तक का नाम था टू ट्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट। क्या था? टू ट्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट। इन चारों दार्शनिकों के नाम और इनकी पुस्तकें आप सभी को ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये 4 प्रमुख कारण पढ़े अपन ने। अब अपन देखते हैं कि क्रांति हुई थी तो क्रांति हुई क्यों, उसके पीछे के उद्देश्य क्या थे। फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे, जिनमें पहला था स्वतंत्रता, दूसरा था समानता और बंधुत्व। यानी जनता की यह मांग थी कि हमारे को स्वतंत्रता चाहिए, राजतंत्र से हमें मुक्त किया जाए। दूसरा समानता, ये जो आर्थिक असमानता देखी थी, इस समानता से, इस तरह की असमानता को दूर करके जनता को समानता का माहौल चाहिए था। और बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा, यानी जनता चाहती थी कि सभी लोग एक साथ मिलकर भाईचारे से रहें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। यही 3 उद्देश्य हैं जो पूरे विश्व में क्रांति के बाद फैल जाते हैं। अब अगला बिंदु आता है सामंतवाद। सामंतवाद क्या था कि राजतंत्रीय व्यवस्था में जनता से कर इकट्ठा कर राजा तक पहुंचाने वाले बिचौलिए लोग सामंत कहलाते थे, और ये प्रथा सामंतवाद कहलाती थी। यानी राजा के नीचे कुछ लोग होते थे जो जनता से कर इकट्ठा करते और राजा को पहुंचाते। इसके अलावा राजा को कभी संकट हो जाता तो ये इन लोगों के पास छोटी मोटी सेनाएं और लठेत आदमी भी होते थे जो राजा को उपलब्ध करवाते थे। अब अपन देखते हैं क्रांति के चरण, किस प्रकार क्रांति किन किन चरणों में कैसे संपन्न होती है, वो सब अपन एक एक करके देखेंगे। मुख्य रूप से क्रांति को 4 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? 4 चरणों में। पहला चरण था 1789 से लेकर 1792, जिसे संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। यानी राजा का शासन तो था, राजा को पकड़ लिया, लेकिन राजा ने कहा कि भाई मुझे मारो मत, मुझे मेरे नाम चलने दो, बस राजतंत्र, बाकी व्यवस्था वही लोकतंत्रीय चला लो, संविधान बना लो, देश संविधान के अनुसार चलेगा, लेकिन मेरा नाम चलना चाहिए कि फ्रांस का राजा लुई 16वां है। और ऐसा ही हुआ, संविधान बन गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस का नया संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो कब हुआ? 1791 में फ्रांस का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा बास्तिल के किले पर नियंत्रण, इसी चरण में बास्तिल के किले पर भीड़ ने नियंत्रण कर लिया, राजा को बंदी बना लिया और मानवाधिकारों की घोषणा कर दी। यानी एक मानवाधिकार की घोषणा करते हुए कुछ नियम बनाए गए थे
जो लोगों को छूट मिलनी चाहिए थी, जो स्वतंत्रताएं चाहिए थी। इसके अलावा चर्च पर नियंत्रण, चर्च जो बिल्कुल बिना किसी नियंत्रण से जनता पर अत्याचार कर रहा था, यानी पादरी वर्ग, जो पादरी लोग थे प्रथम स्टेट्स के, उस पर भी नियंत्रण कर लिया गया। दूसरा चरण आता है 1792 से 1794, फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा चरण है, जिसे कहा जाता है उग्र गणतंत्रवाद। गणतंत्रवाद का अर्थ है यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था तो वहां आ गई थी, लेकिन उग्र थी। उग्र यानी वे थोड़ी संकीर्ण सोच के लोग थे, जिनमें मुख्य रूप से रॉबेस्पियर और उनके द्वारा निर्मित एक क्लब, जैकोबिन क्लब, ये प्रमुखता उग्र राष्ट्रवाद, उग्र गणतंत्रवाद, या कि दूसरे चरण में मुख्य रूप से ये जाने जाते हैं। ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए, यानी रेडिकल्स कहलाए, जो ये चाहते थे कि पूरी तरह से परिवर्तन हो जाना चाहिए, पूरी तरह से लोकतंत्र की व्यवस्था हो जाए, और ये थोड़े कट्टर थे, इसलिए इनको उग्र गणतंत्रवाद कहा जाता है। उसके बाद क्रांति के तीसरे चरण में 1794 से 1799 तक इसे कहा जाता है उदार गणतंत्रवाद, यानी ये सबसे अच्छा काल था क्रांति का। गणतंत्र व्यवस्था भी थी और उदार भी था, यानी इसमें किसी एक व्यक्ति को सर्वे सर्वा न मानकर 4 लोगों की एक डायरेक्टरी या डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसमें 4 लोग साथ मिलकर किसी चीज पर निर्णय करेंगे फ्रांस के हित में, जिनमें से एक आदमी था नेपोलियन बोनापार्ट। उसने क्या किया कि धीरे धीरे बाकी 3 लोगों को साइड में कर दिया और 1799 तक उसने खुद को फिर से राजतंत्र रूप में विकसित करने की कोशिश करी, और वो इसमें सफल भी हुआ। फिर अंतिम जो चरण अपन देखते हैं 1799 से 1814 तक, इसे कहा जाता है साम्राज्यवादी चरण, यानी नेपोलियन बोनापार्ट खुद को स्थापित कर लेता है और साम्राज्य की स्थापना करता है, इसलिए इसे कहा जाता है साम्राज्यवादी चरण। 1704 में नेपोलियन खुद को सम्राट घोषित कर लेता है। इसके अलावा नेपोलियन ने 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करी, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर 1799 से लेकर 1814 तक नेपोलियन का राज चलता है, उदार भी होता है, इसके अलावा जन कल्याणकारी कार्य भी करवाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आती है तो उसे निरंकुश तो हम कह ही सकते हैं, यानी धीरे धीरे नेपोलियन फिर से निरंकुशता की ओर फ्रांस को धकेल रहा था। नेपोलियन के बढ़ते प्रभाव को देखकर यूरोप के जो आसपास वाले देश थे, ये लोग इससे काफ़ी परेशान हुए और उन सब ने मिलकर नेपोलियन को हराने की कोशिश करी। कई बार अकेले युद्ध लड़े, लेकिन नेपोलियन की सेना के सामने हमेशा हार जाते। अंततः वाटरलू के युद्ध में 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट के सामने यूरोपीय शक्तियां सब संगठित होकर आती है और नेपोलियन की पराजय होती है। इस प्रकार फ्रांस का एक साम्राज्यवादी चरण 1815 में खत्म हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति के सारे चरण खत्म होते हैं। उसके बाद लगातार फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना चलती आ रही है। अब अपन देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव। अपन ने कारण देख लिए, उद्देश्य देख लिए, चरण भी देख लिए। अब देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या प्रभाव रहे। कहा जाता है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को बुखार हो जाता है, यानी फ्रांस में कोई भी घटना होती है तो पूरे यूरोप पर उसका बहुत अच्छी तरह से प्रभाव पड़ता है। केवल यूरोप ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। क्रांति के बाद हम देखते हैं कई तरह के परिवर्तन पूरे विश्व में आते हैं, जिनमें रूसी क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, औद्योगिक क्रांति, ये सब फ्रांसीसी क्रांति के ही परिणाम माने जाते हैं। तो पहला प्रभाव हम जानेंगे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे का प्रसार, यानी ये जो प्रमुख उद्देश्य थे फ्रांसीसी क्रांति के, ये पूरे विश्व में छा जाते हैं। जहाँ जहाँ राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी, लोगों की यही मांग उठने लगती है। लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास, वही राजतंत्रीय व्यवस्था में लगातार लोग गणतंत्रता की मांग करते हैं। तीसरा पॉइंट, शासन के देवीय सिद्धांत का अंत, यानी भगवान को राजा के समान जो माना जाता था, लोगों ने मानना बंद कर दिया कि फ्रांस में क्रांति हो सकती है, राजा को हटाया जा सकता है, तो हम भी हटा सकते हैं। हर जगह लोगों की यही सोच चल रही थी। चौथा पॉइंट, सामंतवाद की समाप्ति। अपन ने ऊपर पढ़ा था कि सामंतवाद किसे कहा जाता है, यानी राजा के नीचे जो बिचौलिए का कार्य करते हैं, ये सिस्टम सामंतवाद वाला खत्म हो गया। पांचवा बिंदु है राष्ट्रवाद का प्रसार, यानी अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना, इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। तो देश ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की लहर छा गई थी। अगला बिंदु है समाजवाद का मार्ग प्रशस्त। समाजवाद का अर्थ है कि समाज में जितने भी संसाधन हैं देश के, उनका समाज में समान रूप से वितरण होना चाहिए। इस व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। जहाँ जहाँ लोकतंत्र नहीं था, वहाँ समाजवाद लगातार आ रहा था। लोग अपने हितों के लिए मांग उठा रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। सातवां बिंदु है बेगार एवं दास प्रथा का अंत। ये दो कुप्रथाएं हैं जिनका अंत हो गया।
बेगार का अर्थ है कि बिना किसी काम या बिना किसी मेहनताने के काम करवाना, यानी पुराने जमाने में ये चलता बेगार प्रथा चलती आ रही थी, लोगों से काम करवा दिया जाता था और उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। दूसरा दास प्रथा, आप भली भांति जानते हो। युद्ध में विजित क्षेत्रों की गुलामी, जनता को बंदी बनाकर काम करवाया जाता था, यानी युद्ध में जहां जिस क्षेत्र को जीत लिया जाता था वहां के लोगों को पकड़ कर ले आते थे राजा लोग और बंदी बनाकर रख लेते थे, दास बनाकर रख लेते थे, काम करवाते थे। तो ये सारी प्रथाएं फ्रांसीसी क्रांति के बाद खत्म होने लगी। अगला बिंदु है कि क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका है। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका रही, स्पष्ट करें। तो हम जानेंगे कि तीसरे स्टेट की महिलाएं रोजमर्रा के कार्य कर रही थी, यानी जो तृतीय वर्ग अपन ने पढ़ा था तो वो महिलाएं घर के काम कर रही थी और खेतों में भी हाथ बटा रही थी। दूसरा बिंदु है कुलीन वर्ग की महिलाएं शिक्षित एवं उच्च जीवन स्तर। जो कुलीन वर्ग अपन ने पढ़ा था, यानी राज परिवार के जो लोग थे उनकी महिलाएं शिक्षित भी हो रही थी, पढ़ लिख रही थी और उच्च जीवन स्तर जी रही थी। तीसरा बिंदु है क्रांति में महिलाओं ने राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार चलाए। क्रांति में महिलाओं ने क्या किया, कई सारे राजनीतिक क्लब बनाए और अखबार भी चलाए। फ्रांसीसी क्रांति के समय लगभग 60 क्लब महिलाओं के अस्तित्व में आए हुए थे। चौथा बिंदु है 1791 के संविधान में नागरिक सक्रियता का अधिकार। जो 1791 में अपन ने पढ़ा कि फ्रांस का नया संविधान बना था, आपको याद रखना है, उसमें नागरिक सक्रियता यानी महिलाओं को भी एक नागरिक के रूप में देश का सदस्य माना गया। अगला बिंदु है 1946 में फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार मिला। मताधिकार की मांग पहले से लगातार चली आ रही है, लेकिन 1986 में ही मताधिकार फ्रांस में महिलाओं को मिलता है। और एक प्रमुख महिला का नाम आपको याद रखना है जो फ्रांसीसी क्रांति में भी इनका मुख्य रोल था और महिलाओं के लिए कई अधिकारों के लिए इन्होंने मांग करी। इनका नाम था ओलंप दे गुंज। ओलंप दे गुंज प्रमुख महिला क्रांतिकारी थी। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है आतंक का राज से आप क्या समझते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1992 से लेकर 1994 तक उग्र गणतंत्रवाद में रॉबेस्पियर एवं उनके क्लब जैकोबिन क्लब का आतंक छाया हुआ था। हर तरफ दंगे कत्ल चल रहे थे, यानी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये लोग चाहते थे कि किसी प्रकार की कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के क्लबों को बंद करा दिया। महिलाओं के जितने भी क्लब चल रहे थे उन सबको रॉबेस्पियर और उनकी जो क्लब था जैकोबिन क्लब, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करी, रॉबेस्पियर ने करी। महिलाओं के क्लबों को बंद करा दिया गया। इसके अलावा राजतंत्र के समर्थकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, यानी कोई भी राजतंत्र का समर्थक दिख जाता ये लोग तुरंत पकड़कर उसे गिलोटिन पर चढ़ा देते। ये पूरी तरह से गणतंत्रवाद लोकतंत्र के समर्थक थे। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य प्रश्न जो आते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।